अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि रिसोर्सेज क्या होता है। किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं और रिसोर्स हमारी डेवलपमेंट के लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो अर्थ समिट 1992, एजेंडा 21 और रिसोर्सेज प्लानिंग डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो NCERT क्लास 10th JK बोस क्लास 10th की बुक है मेरे सामने। तो इसका जो पहला टॉपिक था, चैप्टर जो हमारा था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को हमने अच्छे से समझा, रिसोर्सेज को भी अच्छे से समझा। तो अब देखते हैं जी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे बुक पे दिया है तो इस ऐसे ही सीक्वेंस में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों रिसोर्सेज को अच्छे से समझने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। NCERT के मुताबिक रिसोर्सेज को 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है सोर्स। इसके हिसाब से रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। सबसे पहले एबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। अब दोस्तों बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं या जिनमें लाइफ होती है। फिर से सुने एक बार, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े होते हैं या जिनमें लाइफ होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं यानी जिंदा चीज़ें हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं। एग्जांपल्स फॉरेस्ट्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशरीज और लाइव स्टॉक वगैरह। ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है जी? एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती। ये नेचर की नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। एग्जांपल जैसे रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, एयर एटस्ट्रा। ठीक है। अब दोस्तों अगली चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है दोस्तों, ओनरशिप का मतलब होता है रिसोर्स का मालिक कौन है। इसके हिसाब से रिसोर्सेज 4 टाइप के होते हैं। पहला जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के होते हैं। एग्जांपल घर, खेत, प्राइवेट वेल, यानी जो ज़मीन होगी किसी एक मालिक के नाम पे होगी। दूसरा कैंडिडेट तो उसको इस्तेमाल कर नहीं सकता, उसमें खेती बाड़ी कर नहीं सकता क्योंकि वो एक ही इंसान के नाम पे है। इसी तरह कोई प्राइवेट चीज़ है, किसी की शॉप है, ठीक है, उसका एक ही ओनर होता है, दूसरा बंदा तो उसको इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो दूसरा होता है दोस्तों कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्सेज, यानी ये रिसोर्सेज पूरे गांव या कम्युनिटी के होते हैं और सब लोग मिलकर यूज़ करते हैं। जैसे विलेज पॉन्ड होता है, पब्लिक पार्क होती है, ग्रेजिंग ग्राउंड होता है। पब्लिक पार्क में सब बैठते हैं, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि सब लोग उस पर जाके बैठ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगला है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? नेशनल रिसोर्सेज आगे आप देख सकते हैं। ये रिसोर्सेज पूरे देश के होते हैं और इन पर देश की गवर्नमेंट का अधिकार होता है। एग्जांपल रोड्स, रेलवेज, फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स और टेरिटोरियल वाटर्स। ये जो पूरा होता है ये कंट्री के अंडर होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इससे आगे वाला इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज किसी एक देश के नहीं होते। 200 नॉटिकल मील्स के बाद वाले ओशन रिसोर्सेज पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। इनका यूज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन से होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये किसी भी एक कंट्री के नहीं होते। उसके बाद आता है दोस्तों अगला क्या है जी? अगला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेटस डेवलपमेंट क्या है? यानी किसी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, उसमें पहले आता है जी पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी एरिया में अवेलेबल
तो होते हैं, लेकिन अभी उनका पूरा यूज़ नहीं हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान की सोलर एनर्जी और गुजरात की विंड एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे अगला है जी डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का सर्वे हो चुका होता है और जिन्हें क्या होता है जी एक्टिव मतलब यूज़ किया जा रहा होता है, करंटली जो यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी अगला स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में मौजूद हैं लेकिन हमारे पास उन्हें यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं होती। एग्जांपल, वाटर से हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ करना, ठीक है। वाटर तो हमारे पास मौजूद है लेकिन अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको वाटर से हाइड्रोजन को हम फ्यूल के रूप में क्या करें, यूज़ करें। इसी तरह अगला हमारे पास है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व स्टॉक का ही वो हिस्सा होते हैं जिसे करंट टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम यूज़ फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे जैसे वाटर्स होता है डैम्स के अंदर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, तो ऐसे इनका यूज़ किया जाता है। आगे है जी अगला हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है जी? हमारी लाइफ के जो रिसोर्सेज हमारी लाइफ का बेस हैं, लेकिन पहले लोग रिसोर्सेज के बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते थे। इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हुई, जैसे रिसोर्सेज तेज़ी से ख़त्म होने लगे, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज जमा हो गए और रिच और पोर के बीच का गैप बढ़ने लगा। एनवायरनमेंट पोल्यूशन बदला। जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन था वो तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है जी। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशंस हुई। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स सामने आई। इसी वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करना ज़रूरी हो गया। तो जी इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करे, बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नुकसान पहुंचाए। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं इसको। आज भी डेवलपमेंट हो और कल की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा कर रखें, ठीक है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम है। जैसे देखो जी फॉरेस्ट है हमारे पास, आज हमें उनको काट कर ख़त्म कर देंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है जब वो आएगी तो तब प्रॉब्लम्स अब वो फेस करेंगे, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, सिंपली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है, ये जो आज भी डेवलपमेंट हो और कल की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा कर रहें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम है। आगे हम देखते हैं जी रियो डी जनीरो अर्थ समिट 1992। ये क्या है? इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो सिटी में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। अब इसके आगे है जी एजेंडा 21। इसको भी समझेंगे हम। रियो समिट में ही एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान है। इसका एम था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, गरीबी और बीमारी को कम करना, नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज़ करना और हर लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा 21 बनाना, ठीक है। अब इसके आगे है जी हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है जी? अब सवाल आता है कि रिसोर्सेज का सही यूज़ कैसे किया जाए। इसका जवाब है रिसोर्सेज प्लानिंग से, ठीक है। अगर हमारे कोई भी काम करते हैं, हम हमारे पास उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हम उस काम को अच्छी तरह कर पाएंगे, हम उस काम में ज़रूर सक्सेस होंगे। अब अगर किसी काम को हम प्लानिंग से नहीं करेंगे तो वो जो काम है हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है, वो कभी कंप्लीट हो नहीं सकता। तो रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब है रिसोर्सेज की पहचान करना, उनका सर्वे करना और उनकी साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग के साथ यूज़ करना। इंडिया जैसे बड़े देश में रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर स्टेट में रिसोर्सेज बराबर नहीं मिलते, ठीक है। अब देखते हैं जी, अब रिसोर्स प्लानिंग तो आपको समझ आ गया। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एनसीईआरटी के मुताबिक इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेन स्टेप्स होते हैं।
आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहला स्टेप होता है जो सबसे पहले रिसोर्स की पहचान की जाती है, उनका सर्वे किया जाता है, मैप बनाया जाता है और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब दूसरा हमारे पास होता है जी इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद सूटेबल प्लानिंग बनाई जाती है और टेक्नोलॉजी स्किल्ड पीपल और इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का सही यूज़ हो सके। स्टेप 3 आता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। आखिरी स्टेप में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ जोड़ा जाता है, यानी देश का डेवलपमेंट और रिसोर्स का डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, अब कल वाले टॉपिक में हम जो है देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, कल वाले टॉपिक में देखेंगे। आज हम इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों आज हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिवॉर्ड समिट 1992, एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को डिटेल में समझा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।